राजनीति में पद हासिल करने का जो समय होता है वो महत्वपूर्ण होता है, पर कभी कभी पद छोड़ने का समय भी बहुत ट्रिकी होता है। हमारे सामने वो उदाहरण है जब एक पद छोड़ करके भविष्य में नए आयाम तलाशे गए। 1987 में बोफोर्स केस की जांच के आदेश देने के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री वीपी सिंह पर दबाव बढ़ा था और उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस्तीफा सौंप दिया था। पार्टी भी छोड़ दी थी, आप जानते हैं। और बाद में 1989 के चुनाव हुए, वही वीपी सिंह उन्हीं राजीव गांधी को कुर्सी से हटा करके प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो 1 साल भी टिक नहीं सके। अब इस तरह के उदाहरण और ताज़ा हुए हैं अरविंद केजरीवाल के ऐलान से कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल पहले भी ये खेल खेल चुके हैं। आपको याद होगा 2014 में अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों की सरकार बनाने के बाद इस्तीफा दे दिया था और फिर इसी इस्तीफे के लिए जनता से माफ़ी मांग करके वो दोबारा चुनाव लड़ने गए थे। वो चुनाव जीता भी था। अब एक बार फिर वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसके पीछे छिपे निहितार्थों पर, उनकी रणनीति पर और इसके संभावित असर पर आज बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लाख टके का सवाल है। मुख्य रूप से 4 दावेदार हैं। एक एक करके चारों नाम और उनके दावों के बारे में जानते हैं। पहला नाम है आतिशी का। दिल्ली के कालकाजी से विधायक, दिल्ली सरकार में मंत्री, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम 13 विभागों के पोर्टफोलियो उनके पास हैं। पार्टी के गठन से वो साथ में हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों के विश्वस्त लेफ्टिनेंट हैं। सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनका शिक्षा मंत्री का पद आतिशी को ही दिया गया था। जब पार्टी के 2 बड़े सिसोदिया और केजरीवाल जेल में थे तो आतिशी ही तमाम मोर्चों पर पार्टी का फेस के तौर पर, फ्रंट पर दिखती थी। याद होगा आपको, इस साल 15 अगस्त को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराने को लेकर संशय की स्थिति बन गई थी। केजरीवाल तब जेल में थे और जेल से ही उन्होंने अपनी जगह आतिशी को झंडा फहराने के लिए एक तरह से नॉमिनेट किया था। लेकिन जब मामला मंत्रालय तक पहुंचा तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने इसे अमल में लाने में असमर्थता जता दी। दूसरा नाम जिसकी कहानी यहीं से शुरू होती है, कैलाश गहलोत। आतिशी को जब झंडा फहराने की अनुमति नहीं मिली तो जिन्हें मिली वो हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। उनके नाम की सिफारिश उस समय झंडा फहराने के लिए एलजी ने ही की थी। गहलोत नजफगढ़ से विधायक हैं। राजस्व, कानूनी न्याय और विधायी मामले और सूचना और प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधार जैसे विभाग भी उनके पास हैं। वो जाट समाज से आते हैं और कहा जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में जाटों को लुभाने के लिए पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। एलजी से बाकी नेताओं के मुकाबले इनके बेहतर संबंध भी उनके फेवर में जा सकते हैं। हालांकि कैलाश गहलोत की दावेदारी में एक रोड़ा भी है। उनसे दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मार्च में ही ईडी ने पूछताछ की थी। तीसरा नाम है गोपाल राय का। बाबरपुर सीट से विधायक हैं और दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। गोपाल राय की गिनती अरविंद केजरीवाल के वफादार नेताओं में होती हैं। संगठन में अच्छी पकड़ है उनकी और कई मौके पर वो पार्टी के क्राइसिस मैनेजर भी रहे हैं। पर इस राह में एक रोड़ा है, वो है उनका स्वास्थ्य। पिछले कुछ समय से गोपाल राय की सेहत कुछ नासाज चल रही है। चौथा नाम है सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, जो राजनीति से दूर रही हैं तब तक जब तक केजरीवाल जेल नहीं गए थे। इसके बाद न सिर्फ सुनीता केजरीवाल ने लगातार भावनात्मक अपीलें जारी की, बल्कि पार्टी के मंचों पर भी उन्हें सक्रिय किया गया। 2016 में सुनीता केजरीवाल ने सरकारी नौकरी से वीआरएस यानी स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया था। इस साल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अचानक उनकी राजनीति में सक्रियता बढ़ी। 31 मार्च 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की संयुक्त रैली में संबोधन हो या समय समय पर केजरीवाल से जुड़ी जानकारी देना, सुनीता केजरीवाल लगातार एक्टिव रहीं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने रोड शोज भी किए थे, आपको याद होगा। अभी आम आदमी पार्टी में उनके कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के ठीक नीचे और दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल का नाम था। हालांकि मुख्यमंत्री पद पर सुनीता केजरीवाल की दावेदारी में एक रोड़ा है, वो है परिवारवाद का आरोप। बीजेपी सुनीता केजरीवाल के नाम को लेकर के लगातार अरविंद केजरीवाल पर परिवारवाद का आरोप लगाना शुरू कर चुकी है। सुनीता केजरीवाल अभी किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। कौन दावेदार हैं, पार्टी में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के अंदर खाने क्या चर्चा चल रही है, इन दोनों सवालों पर हम पहले सुनेंगे आम आदमी पार्टी के ही नेताओं को कि वो क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहाँ पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया
और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। तो अगले 15 दिन का मॉड्यूल जो काम है, कैंपेन है, इनसे डिस्कस किए हैं। अब सारे अपने अपने विधानसभा में लग के एक एक गांव में जाकर कैंपेन करेंगे और पूरी ताकत से जनता को ये बताएंगे कि सारी पार्टियों को हरियाणा की जनता ने बार बार मौका दिया है। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए। अगर वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे तो आगे आप वोट देना, अगर आपको लगे कि वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो आगे वोट मत देना। दिल्ली के नेक्स्ट देखिए, बार बार भाजपा बैकडोर से दिल्ली में पावर छीनने की कोशिश में जुटी रहती है, तो इसको एज अ चैलेंज ले और अभी चाहे चुनाव घोषित कर दे, हम दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। अब जानकारों की बात करते हैं। इंडिया टुडे के लिए दिल्ली की खबरों पर, आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले कुमार कुणाल को सुनिए, अंदर खाने की चर्चाएं क्या कह रही हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने एक रणनीति पहले से तैयार कर रखी है तो क्या मुख्यमंत्री के नाम पर भी उन्होंने कोई ना कोई नाम सोच जरूर रखा होगा। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नाम कौन हो सकता है, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत या फिर कोई और। ये नामों की चर्चा इसलिए है क्योंकि इन तमाम लोगों के जिनके नाम इस समय चर्चा में बने हुए हैं वो अरविंद केजरीवाल कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे, इसीलिए उनके पास गवर्नेंस का, सरकार चलाने का अनुभव है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल खुद ही जेल से बाहर हैं तो वहाँ पर असिस्टेंस देने के लिए, सहायता करने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद ही होंगे। इसीलिए नाम कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, या फिर उनके पास कितना अनुभव है सरकार चलाने का, इसकी भी कोई खास वजन इसमें भी नहीं है। इसलिए कुछ और नाम भी हो सकते हैं जो सरप्राइजिंग हो, जैसे कि कोई दलित चेहरा हो सकता है ताकि उसका सियासी फायदा हरियाणा और फिर आने वाले दिल्ली लोक की विधानसभा चुनावों में मिले। साथ ही साथ कोई और अनुभवी चेहरा हो सकता है। अगर हम अनुभवी चेहरा की बात करें तो गोपाल राय के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने सभी कार्यकाल में मंत्री पद की भूमिका निभाई है, मंत्रालय कोई ना कोई संभाला है। और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद उनके पास मंत्री पद का अनुभव सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक नाम और है और वो है रामनिवास गोयल का। रामनिवास गोयल इस समय दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी की टिकट पर भी कभी विधायक रह चुके हैं। 1993 में जब दिल्ली की पहली विधानसभा गठित हुई थी तब रामनिवास गोयल बीजेपी की टिकट पर विधायक चुन करके आए थे और उसके बाद वो 2015 और फिर 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बने और दोनों बार उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, उनके पास लंबा तजुर्बा भी है, तो क्या उनका भी नाम हो सकता है। तो नाम अभी कोई बहुत मायने नहीं रखता है और जब तक उस पर कोई मुहर ना लग जाए तब तक उस पर कयास लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप जानते ही हैं कि 15 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 2 दिन बाद पद से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले के आरोप में जमानत पर जेल से बाहर निकलने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने घोषणा की। इसी के बाद दिल्ली की राजनीति में ये सारी अटकलें, ये सारी कवायदें शुरू हुई हैं। इसके बाद 16 सितंबर की शाम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलने पहुंचे। इससे पहले मनीष सिसोदिया भी केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे थे। 16 सितंबर की शाम को ही आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी यानी पीएसी की बैठक भी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को केजरीवाल का पीआर स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था तो जेल में रहते हुए ही क्यों नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी जो बेल कंडीशन है, जहां पर कोर्ट ने उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए उन्हें इस योग्य नहीं माना कि वो सीएम की भूमिका निभाते हुए ना तो वो किसी फाइल पे हस्ताक्षर कर सकते हैं, ना वो सीएम के दफ्तर जा सकते हैं। इस विवशता पर उन्होंने एक नैतिकता का आवरण देकर एक राजनीतिक ढोंग रचा है, ये इस्तीफे का दावा करके। ये इस्तीफा 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था अगर वाकई इस निर्णय का आधार नैतिकता थी। लेकिन अभी देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो यू टर्न के मास्टर हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो 2 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी थी 48 घंटे की, क्या उनके दल में समन्वय नहीं बन रहा, किसी प्रकार का दंगल चल रहा है क्या? इनके जैसा तो शायद दुनिया के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई नहीं होगा
कि जब जेल चले गए और जेल में जाने के बावजूद भी सरकार कह रहे थे मैं जेल से चलाऊंगा, तो इनको न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आस्था है, न लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है कि जेल में अगर 24 आवर्स के लिए कोई डिटेन हो जाए, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी कोई भी, तो ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड मान लिया जाता है। अब ये स्वयं इस्तीफा न दे, तो इससे साफ है कि कितना हिपोक्रेसी है कि जो एक तरफ कहते थे कभी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम राजनीति में आए हैं और आज भ्रष्टाचार के आकंड में डूब गए हैं। जो बच्चा युवावस्था में जिसकी अकाल मृत्यु हो गई सिर्फ इसलिए कि आपने उसे शराब के नशे में धकेला था, उसके घर चलने की हिम्मत है क्या? उस माँ के घर जाने की हिम्मत है जिसके पति ने उसका मंगलसूत्र इसलिए बेच दिया कि उसको शराब के लिए पैसे चाहिए थे? या उस बेटी के घर जाने की हिम्मत है जिसकी फीस की पढ़ाई उसके पति ने, उसके पिता ने नशे के लिए उपयोग में ले ली? पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने का काम करने वाले अरविंद केजरीवाल ऐसे घरों में जाने के लिए हिम्मत है तो दीजिए अग्नि परीक्षा। जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने को 3 चश्मों से देखा जा रहा है। पहला, कानूनी बंदिश। आप जानते हैं कि ईडी के केस में केजरीवाल को जमानत जो मिली है वो सशर्त जमानत है और उसमें एक शर्त यह है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे और बतौर मुख्यमंत्री किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसके बाद संभव था कि केजरीवाल जेल से बाहर आकर के भी नाम के ही मुख्यमंत्री रह जाते, इसलिए मजबूरन इस्तीफा देना। दूसरा कारण है लंबित योजनाओं को अमली जामा पहनाना। अब अगर केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे तो उन योजनाओं का क्या होगा जो मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में रुकी हुई थी और जो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस लिस्ट में पहला और बड़ा नाम है महिला सम्मान राशि का। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने वाली है। योजना शुरू होने से पहले ही केजरीवाल जेल चले गए, अभी इसे कैबिनेट का अप्रूवल मिलना और एलजी की टेबल से गुजरना बाकी है। पार्टी चाहती है कि ये योजना लागू हो ताकि चुनाव में इसका लाभ मिल सके। इसके लिए चाहिए नया मुख्यमंत्री। जेल से आकर इस्तीफे का तीसरा संभावित कारण क्या हो सकता है? बीबीसी से बात करते हुए पत्रकार प्रमोद जोशी कहते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शैली है। अगर आप केजरीवाल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो उनके फैसलों में ऐसी नाटकीयता होती है जिसमें आदर्श भी दिखे और रणनीति भी हो। कुछ जानकार इसे केजरीवाल की ओर से मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं कि केजरीवाल ये संदेश देना चाहते हैं कि वो कथित बीजेपी स्पॉन्सर्ड अरेस्ट के आगे नहीं झुके, लेकिन जनता के दरबार में खुद अपने लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा चुन ली। एक जो सबसे बड़ी बात है कि क्यों आखिरकार सत्ता परिवर्तन दिल्ली में हो रहा है, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत नहीं मिली थी कि वो अपने दफ्तर जा सकते हैं या फिर जरूरी फाइलें पर दस्तखत कर सकते हैं। ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री रहते भी तो उनकी स्थिति एक नॉन वर्किंग सीएम की तरह होती, यानी कुर्सी पर रह करके भी वो बहुत जो महत्वपूर्ण कामकाज हैं वो नहीं कर सकते। चुनावों से ठीक पहले ऐसा होना मुश्किल पैदा कर सकता था। हालांकि उनके पास ये विकल्प था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते, वहां से रियायत लेकर के आते, लेकिन ऐसा करने में 2 रिस्क था। एक रिस्क तो ये कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मना कर देता तो उनकी फजीहत काफी हो जाती। दूसरा, अगर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट मान भी जाता तो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में काफी वक्त लगता, जितना वक्त जो कई सारे एजेंडे हैं उनको लागू करवाने के लिए इस समय अरविंद केजरीवाल के पास है नहीं। जहां तक बात है 1000 रुपया प्रति महीना दिल्ली के महिलाओं को देने को लेकर के, तो वो प्रस्ताव दिल्ली बजट में है और दिल्ली बजट को पहले ही केंद्र सरकार की अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में अगर उपराज्यपाल इस मामले में किसी तरीके से कोई अड़ंगा लगाएंगे भी तो मुख्यमंत्री या फिर अरविंद केजरीवाल खुद ही ये बात कह सकते हैं कि जब बजट केंद्र सरकार ने पास कर दिया, जब बजट दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी, फिर इस अड़ंगा लगाने का क्या कुछ मतलब है। इसके अलावा भी कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं जो नए मुख्यमंत्री से करवाई जा सकती हैं। बिल्कुल उसके पीछे अरविंद केजरीवाल रहेंगे क्योंकि अब वो जेल से बाहर हैं, अब वो बड़े रणनीतिकार हैं, वो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भी फैसला लिया जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से दिल्ली में, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल की सहमति तो होगी ही होगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सत्ता में न होते हुए भी सबसे पावरफुल नेता रहेंगे। आप यूं कह सकते हैं कि सीएम चाहे जो भी रहे, सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल ही
बने रहेंगे। अच्छा कुणाल, ये भी बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल के इस दांव से हरियाणा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के लिए कोई सहानुभूति मिलेगी? वहां क्या कुछ चुनावी लाभ हो सकता है? कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में क्या पार्टी के लिए उर्वर जमीन वाकई है हरियाणा में? पिछली बार हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, लगभग 45 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, तब उन्हें काफी कम वोट मिला था, 1% से थोड़ा सा अधिक वोट मिला था। तो जो अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में दांव खेल रहे हैं कि वो हरियाणा के बेटे हैं, वो हरियाणा से आते हैं, सिंपैथी कार्ड चल जाए, तो वहां पर क्या इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट होना इसलिए मुश्किल दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हरियाणा में एक पॉलिटिकल लाइन, एक लड़ाई किस किस के बीच में है, मुख्य लड़ाई ये तय हो चुका है कि वहां बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई मुख्य है। अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आते तो मुमकिन था कि उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर होती, लेकिन चूंकि उनका गठबंधन कांग्रेस से नहीं है, वो अकेले लड़ रहे हैं, ऐसे में 90 सीटों पर वो कुछ वोट लेकर के जरूर चले आए, लेकिन इस सिंपैथी का फायदा बहुत ज्यादा होगा ऐसा दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल एक तरीके से कई सारे पॉलिटिशियन से ज्यादा स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं, आज के जमाने के पॉलिटिशियन हैं, तो उनके पास हरियाणा के लिए भी कोई रणनीति जरूर होगी। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि हरियाणा में समय काफी कम है, लगभग 15-20 दिनों का वक्त बचा है चुनाव प्रचार के लिए, ऐसे में कोई बहुत चमत्कारी दांव हो या इस सिंपैथी का फायदा हो अरविंद केजरीवाल को, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पार्टी का संगठन उतना मजबूत है नहीं जितना दिल्ली या फिर पंजाब में है। दूसरी बात यह भी है कि हरियाणा में अगर अरविंद केजरीवाल इस सिंपैथी के बावजूद चुनाव हार जाते हैं, 90 के 90 सीटों पर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो फिर उसका इम्पैक्ट दिल्ली के चुनाव में होगा। इस्तीफे के पीछे के कारण और आगे के संभावित रास्तों पर तो बात हो गई, लेकिन एक कैलकुलेशन समझनी अभी भी बाकी है। केजरीवाल खुद इस्तीफा देने जा रहे हैं, वे ये भी कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग से सिफारिश करेंगे कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने थे वो जल्दी कराए जाएं, मुमकिन हो तो इसी साल नवंबर में करा लिए जाएं। जब इस्तीफा दे रहे हैं, चुनाव भी जल्दी कराना चाहते हैं, तो केजरीवाल ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश क्यों नहीं की? जवाब है कि केजरीवाल ने रिस्क तो लिया है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क है। इसे समझने के लिए समझना होगा कि विधानसभा किन सूरतों में भंग हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। चुनाव में जिस भी पार्टी को बहुमत हासिल होता है, उसके विधायक दल के नेता अपने नेता का चुनाव करते हैं, जिसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। अब यदि दिल्ली प्रदेश के परिवेश में, अभी वर्तमान परिवेश में से देखा जाए, तो अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे की बाद दिल्ली में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न होता हुआ नजर नहीं आता। विधायक दल के नेता अपने नए नेता का यानी नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश में समय से पहले चुनाव की मांग कर रही है, लेकिन यह मांग केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर करती है। अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उसी अवस्था में दे सकता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो गया हो या उस राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव की मांग समय से पहले कर तो रही है, लेकिन उसके लिए उन्हें राज्यपाल के पास जाके, उपराज्यपाल के पास जाके विधानसभा को भंग करने और अगली विधानसभा के गठन की प्रक्रिया आरंभ करने की सिफारिश करनी होगी। इसके अलावा हालांकि किसी भी सरकार की अवधि पूरा होने से 6 महीने पहले चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर देता है, लेकिन क्या दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने के लिए अभी चुनाव आयोग तैयार है? क्या वोटर लिस्ट की तैयारी हो गई? क्या पर्याप्त मात्रा में धनराशि खर्च करने के लिए उपलब्धता है? क्या पुलिस बल आ चुका है? क्या उसकी उपलब्धता कराई जा चुकी है? इन चीज़ों के पूरा हुए बिना चुनाव आयोग समय से पहले दिल्ली में चुनाव नहीं करा सकता।
दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है तो केंद्र सरकार राज्य मशीनरी फेल होने का तर्क देकर के विधानसभा भंग करने की सिफारिश अभी नहीं कर सकती। ये बात जरूर है कि जब केजरीवाल जेल में थे तो भाजपा ने जरूर ये मुद्दा उठाया था, लेकिन अब वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी खुद भी उपराज्यपाल के पास जाकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं करेगी, क्योंकि अव्वल तो दिल्ली की सरकार और एलजी की खिटपिट है, दूसरा कि ऐसा करने पर जनता में मैसेज जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को संवैधानिक संकट में घसीटा। एक बिंदु और है कि दिल्ली में विधानसभा भंग करने पर अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो यू नेवर नो कि अगले चुनाव कब होते, शायद 4 महीने में ही या शायद 1-1.5 साल बाद। आम आदमी पार्टी ये स्थिति नहीं बनने देना चाहेगी। दिन की बड़ी खबरें यहीं तक, अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी है चुनावी राज्यों से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की है। अनिल विज ने कहा है कि मैं हरियाणा में पार्टी का सबसे सीनियर विधायक हूं, आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करूंगा। मैं जहां जहां गया हूं मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने? तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में लोकप्रिय नेता हैं, वे राज्य में पार्टी का चेहरा हैं और उनके ही नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। अनिल विज कह रहे हैं मैं भी कैंडिडेट हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। ये तो हरियाणा की बात हुई। जम्मू कश्मीर में भी 16 सितंबर को तमाम चुनावी इवेंट्स रहे। पहले फेज का मतदान यहां 18 सितंबर को होना है। इस फेज की सीटों पर प्रचार का 16 तारीख को आखिरी दिन था। गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के लिए किश्तवाड़ पहुंचे। आरोप लगाया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी तो ये लोग आतंकवादियों को छोड़ देंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं अब जल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अब जल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा। दूसरी तरफ पीडीपी नेता और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया और अब चुनाव आने पर घबराए हुए हैं। देखिए, वो अभी परेशान हैं, 2 जगहों से लड़ रहे हैं। आप बेचारे उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, इसलिए जो वो कहते हैं आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं? वो बहुत नर्वस हैं जीतने के बारे में, उनको आराम से अपना कैंपेन करने दीजिए। उमर अब्दुल्ला की बात हो रही है तो आपको बता दें कि लल्लन टॉप इस समय चुनावी यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंचा हुआ है और यहां हमने जमघट में बात की है उमर अब्दुल्ला से। पूरा इंटरव्यू लल्लन टॉप पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अगली सुर्खी में बात कोलकाता रेप मर्डर केस में हो रहे डेवलपमेंट्स की। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑफिसर का नाम है अभिजीत मंडल। 14 सितंबर को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ अभिजीत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल ने आरोपी संजय रॉय को बचाने की कोशिश की और पीड़ित डॉक्टर का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवा दिया। इंडिया टुडे के रिपोर्टर मुनीश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने अभिजीत मंडल पर कई और आरोप भी लगाए हैं। मसलन 9 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे अभिजीत मंडल को घटना की जानकारी मिली। ताला पुलिस स्टेशन का प्रभारी होने के बावजूद अभिजीत घटना स्थल पर तुरंत नहीं पहुंचे, जबकि ताला पुलिस स्टेशन और आरजी कर अस्पताल की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक मंडल क्राइम सीन को सुरक्षित रखने और उसकी सुरक्षा के लिए घेराबंदी करने में विफल रहे, जिससे अनधिकृत लोगों को मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्यों को नुकसान करने का मौका मिला। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के कपड़ों और सामान को जब्त करने में 2 दिनों की अनावश्यक देरी के लिए भी मंडल को ही जिम्मेदार ठहराया है।
नए आरोपों की जद में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी आए हैं। आपको याद होगा कि सीबीआई ने संदीप घोष का लेयर्ड वॉइस एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया था। अब ये बात सामने आई है कि संदीप घोष के जो जवाब थे इन टेस्ट में वो थोड़े से भ्रामक पाए गए हैं। इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर अरविंद ओझा की एक रिपोर्ट में सीबीआई के रिमांड नोट की जानकारियां छपी हैं जो ये कहती हैं कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांच करने वाले लोगों को कुछ अहम मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की। अब बात उन डॉक्टर्स की करते हैं जो कोलकाता में हुए रेप मर्डर केस की वारदात के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 16 सितंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के बीच बातचीत हुई। ये ममता सरकार की तरफ से डॉक्टरों को बातचीत के लिए भेजा गया 5वां बुलावा था, 5वां निमंत्रण। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को 14 सितंबर की शाम 6 बजे बातचीत के लिए अपने आवास बुलाया था। डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल उनके आवास पहुंचा भी था, लेकिन मीटिंग नहीं हो सकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों और सीएम ममता बनर्जी की मीटिंग लाइव स्ट्रीमिंग की शर्त के कारण नहीं हो पाई। जूनियर डॉक्टरों ने मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की थी। वहीं मुख्यमंत्री का यह कहना था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण लाइव स्ट्रीमिंग की मंजूरी नहीं दी जा सकती। अब यह बात कही जा रही है चूंकि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती, इसलिए मीटिंग के मिनट्स तैयार किए जाएं और मीटिंग के बाद इस पर दोनों पक्षों के दस्तखत लिए जाएं। दोनों की सहमति के बाद इसे फाइनल किया जाएगा। अगली सुर्खी सरकार के कामकाज से जुड़ी हुई है। सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच संसद की स्टैंडिंग कमेटी के स्वरूप को लेकर के बातचीत पूरी हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस को लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 1 कमेटी की अध्यक्षता मिल सकती है। लोकसभा में कांग्रेस को विदेश मामले, कृषि और ग्रामीण विकास की स्टैंडिंग कमेटी और राज्यसभा में शिक्षा पर कमेटी की अध्यक्षता मिलने की खबर है। पिछली लोकसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 कमेटी की अध्यक्षता थी, इस बार ये संख्या 4 तक पहुंच गई है। हालांकि कांग्रेस ने 5 कमेटियों की अध्यक्षता मांगी थी। ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? किसी मुद्दे पर विमर्श के लिए संसद में आमतौर पर 2 तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं, एक स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी और तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जैसा नाम से स्पष्ट है, स्थायी समिति होती है, इसका गठन जो एनुअल बेसिस पे किया जाता है। वित्त जैसे अहम मामलों पर स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। जो एडहॉक कमेटी है वो अस्थायी होती है, इसका गठन किसी विशेष मुद्दे के लिए किया जाता है और जब उस मुद्दे पर बातचीत विमर्श पूरा हो जाता है तो उसे भंग कर दिया जाता है। सरकारी कामकाज से जुड़ी कुछ खबरें और आई। केंद्र की एनडीए 3 सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर भाजपा ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि आगे सरकार के एजेंडा में क्या क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरकार इस कार्यकाल में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन पर विधेयक लाएगी। ये भाजपा के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में भी अहम था, आपको याद होगा उसमें जिक्र था। पिछले कार्यकाल में सरकार ने इस पर विचार के लिए कमेटी भी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। ये कमेटी इस साल मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप चुकी है। रिपोर्ट में साल 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और लोकल लेवल चुनाव के लिए एक वोटर एक लिस्ट रखने की बात भी सामने आई है। आने वाले समय में सरकार के एजेंडों को लेकर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी आई है कि जनगणना में इस बार जाति का कॉलम भी जोड़ा जा सकता है। ऐसा होता है तो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा क्योंकि आप जानते ही हैं कि विपक्ष, खासतौर से राहुल गांधी, लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं। अब विदा लेने से पहले एक मुनादी, एक सूचना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमलों पर लल्लन टॉप की डॉक्यूमेंट्री निशाचर रिलीज हो चुकी है। हमारे साथी रूहानी और विपिन ने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए, डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, भाई स्लो चला, भाई स्लो कर भाई, रोकना रोको पहले रोको। एक बैठा है, इसको 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। हो गया भाई, हो गया। एक और बैठा। भाई इधर मूव करो, ये घास मूव कर रहा है।